नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जब हम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की बात करते हैं तो आप जैसा सभी जानते हैं कि 3 प्रमुख इसमें चरण हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और अंतिम जो भाग है इंटरव्यू, या जिसको हम एक पर्सनालिटी टेस्ट या हम व्यक्तित्व परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। और तीनों ही अगर हम भागों की बात करें तो सामान्य अध्ययन की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और उसमें अलग अलग विषय शामिल होते हैं। और सामान्य अध्ययन में भी अगर हम सबसे महत्वपूर्ण एक विषय की बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था का नाम लिया जाता है। और इसका प्रमुख कारण ये है कि अगर हम पिछले 1 दशक से देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था में जिस तरह से परिवर्तन हुए हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान जिस तरह से बढ़ा है, उस रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्व भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। इसीलिए चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा की हम बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्व तेजी से बढ़ा है। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो आज हम प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख रूप से जो महत्व है उसकी चर्चा करेंगे। और इस चर्चा का आधार यह रहेगा कि हम प्रमुख रूप से ये देखेंगे कि जो भी हमारा पाठ्यक्रम या सिलेबस है वो किस रूप में है, और साथ साथ जब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं तो किस रूप में अलग अलग अध्ययन सामग्री का हमें उपयोग करना है। साथ साथ हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि कुछ आपके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में हम प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों की चर्चा करें, जिससे आपको ये अनुमान मिल पाए कि जो भी हमारी एक तरह से तैयारी हो रही है उस तैयारी का आधार समसामयिकी के साथ कैसे जुड़ेगा। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की तैयारी को लेकर चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा, एक सबसे महत्वपूर्ण लिंक ये है कि आपको समसामयिकी, यानी जब हम बात करते हैं करंट अफेयर की, तो वो हिस्सा आपको प्रमुख रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। तो करंट अफेयर्स के जो अलग अलग पक्ष हैं वो महत्वपूर्ण रूप में कहीं ना कहीं आवश्यक हो जाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। कोई भी आप विषय देखें, जब भी हम बात करते हैं, जैसे मौद्रिक नीति की बात करते हैं, तो मौद्रिक नीति का जो परिवर्तन है वो हर 2 माह में लगभग हो रहा होता है। कोविड काल के बाद की स्थिति में आप देखें अर्थव्यवस्था में बड़े परिवर्तन हुए हैं। कोविड काल के बाद भी अगर हम 20-21 के वित्तीय वर्ष या 21-22 के वित्तीय वर्ष की बात करें, हमने FDI में रिकॉर्ड स्तर प्राप्त किया है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में हम UK को पीछे छोड़कर आगे बढ़े हैं। अगर हम वस्तुओं के निर्यात की बात करें तो हम $400 अरब का आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो ये कुछ मानदंड है जहां पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था का जो महत्व है वो आपको प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में प्रमुख रूप से दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा में प्रमुख रूप से ये देखते हैं कि जो भी अलग अलग प्रश्न आए हैं उनमें एक तरह से प्रश्नों की संख्या कितनी है, क्योंकि ये एक हमें अनुमान देता है कि कोई भी हमारा सामान्य अध्ययन का जो विषय है उसका महत्व कितना है। तो अगर हम सामान्य रूप में प्रारंभिक परीक्षा में जो भी अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं उनके अगर हम संख्याओं को देखें तो उससे हमें अनुमान मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्व कितना है। और इस रूप में अगर आप देखें तो हमने 2015 से लेकर 2022 यानी इस वर्ष में जो प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न आए हैं उन सभी की एक तरह से गणना करके देखा है कि ये कितने संख्या में है। तो अगर आप एक औसत देखें तो आप लगभग 15 क्वेश्चन का एक औसत यहाँ पर बना सकते हैं कि 15 क्वेश्चन की संभावना हमेशा रहती है। कभी कभी आंकड़ा उससे ज़्यादा भी गया है। जैसे अगर हम 2022 में देखें तो 17 है और 2018 में ये संख्या 18 तक पहुंची है। यानी 15 से 18 के बीच में एक संख्या हम कह सकते हैं कि इसके बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न है उनके आने की संभावना रहती है। तो अगर हम 100 प्रश्नों में देखें तो ये काफ़ी एक बड़ा आंकड़ा हो जाता है। अगर हम 15 ले लें तो लगभग 15% आपके जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो इस रूप में जो इसका महत्व है वो आप काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। आगे हम प्रमुख रूप से ये देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि एक 15% प्रमुख रूप से प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों में इसका एक योगदान है, तो इसके लिए पाठ्यक्रम क्या है। प्रमुख रूप से अगर हम पाठ्यक्रम देखें तो UPSC के द्वारा जो अपना सिलेबस दिया जाता है वहाँ पर जब हम प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अलग से ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है। लेकिन अगर हम एक पाठ्यक्रम बनाना चाहें भारतीय अर्थव्यवस्था का, तो विगत वर्षों में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक तरह से देखकर कि किन किन क्षेत्रों से प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। इस रूप में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से हमारा जो पाठ्यक्रम है उसको हमने अलग अलग निम्न भागों में बांटा है। पहला भाग अगर हम देखें तो परिचय के रूप में है। परिचय का मतलब ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग पक्ष हैं, यानी सामान्य तौर पर जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो उसकी सामान्य जो विशेषताएं हैं वो आपको एक तरह से पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम अर्थव्यवस्था की परिभाषा को लेकर एक तरह से बात करें या अर्थशास्त्र की परिभाषा को देखें तो दोनों में अंतर क्या है, या अगर हम भारत के लिए बात करें तो कहा जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप है। अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो इसमें एक तरह से एक गुण के रूप में या विशेषता के रूप में जुड़ी हुई हैं, जैसे पूंजीवाद और समाजवाद। तो वो हमें प्रमुख रूप से चर्चा करना है।
इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र को सामान्य तौर पर हम दो भागों में तोड़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र जैसा हमने बात करी, और साथ साथ अगर हम बात करें समष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, जैसे मांग के नियम हैं या अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, या अगर हम मांग की लोचता की बात करें, तो इस तरह के अलग अलग जो तथ्य होते हैं वो कभी कभी आपके कह सकते हैं कि प्रारंभिक इंट्रोडक्शन के रूप में जो इकोनॉमी का भाग होता है वहाँ पर पूछे गए हैं। तो वो हिस्से आपको एक तरह से एक कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्तर पर पता करने की आवश्यकता है, और उससे कभी कभी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो ये एक सैद्धांतिक पक्ष है जिसको हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का एक प्रस्तावना या प्रारंभिक भाग है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरे विषय की बात करें, राष्ट्रीय आय समुच्चय, जिसको हम नेशनल इनकम एग्रीगेट के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रीय आय के संदर्भ में आप देखें अलग अलग जो भी गणनाएं की जाती हैं, जैसे हम जीडीपी की बात करें, या अगर हम जीएनपी की गणना की बात करें एनएनपी निकालने के लिए, या अगर हम बात करते हैं कि हम एक तरह से एनडीपी की गणना कर रहे हैं, तो ये अलग अलग जो तथ्य होते हैं वो जीडीपी की गणना के साथ ही जुड़े हुए हैं। आप देखें 2015 के बाद भारत में राष्ट्रीय आय की गणना को लेकर एक बड़ा परिवर्तन किया गया। तो उस रूप में जब परिवर्तन हुआ तो हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्यवर्धन को प्रमुख रूप से जीडीपी की गणना में अब उपयोग करते हैं। तो इस रूप में जो परिवर्तन है वो हमें राष्ट्रीय आय में कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता है, और यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बनने की संभावना रहती है, और प्रश्न विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं। मुद्रास्फीति एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, कारण अगर हम इस वर्ष के शुरुआत से देखें यानी 2022 के प्रारंभ से, और ख़ास तौर से जब से रूस यूक्रेन का विवाद शुरू हुआ है, वैश्विक स्तर पर महंगाई है। अमेरिका जैसे देशों में 40 वर्ष से सबसे ज़्यादा महंगाई का स्तर देखा जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए वहाँ पर उपाय हो रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे यहाँ पड़ रहा है। और हमारी अर्थव्यवस्था में भी आप देखें महंगाई बढ़ी है, क्योंकि कच्चे तेल या उर्वरक इस तरह की जो वस्तुएं उनके मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े हैं। तो मुद्रास्फीति आप देखें कि हम वैश्विक मुद्रास्फीति से प्रभावित हैं। तो जब हम मुद्रास्फीति की बात करेंगे तो अलग अलग इसके कारण क्या हैं, भारत में क्या है और वैश्विक इसके कारण क्या हैं, साथ साथ इसको दूर करने के लिए क्या क्या एक तरह से उपाय हो सकते हैं। प्रमुख रूप से कौन सी संस्था मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा अधिकृत की गई है, जैसे आरबीआई अगर हम देखें तो वो मुद्रास्फीति को 4% के स्तर पर औसत बनाकर रखती है, प्लस माइनस अगर हम 2% इसमें जोड़ दें, यानी 6% अधिकतम और 2% न्यूनतम। तो इस तरह का जो सिद्धांत लाया गया वो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अंतर्गत लाया गया 2015-16 की अगर हम बात करें। तो उसके संदर्भ में अलग अलग पक्षों की हमें बात करनी है। मुद्रास्फीति के प्रकार किस रूप में है, मुद्रास्फीति का एक बढ़ता हुआ बड़ा रूप हमने श्रीलंका में देखा है। तो इस रूप में मुद्रास्फीति से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें हम कह सकते हैं कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जो भी कह सकते हैं घटनाएं आपको आसपास दिख रही हैं भारत में या वैश्विक अर्थव्यवस्था में, वो आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकती हैं। और मुद्रास्फीति को अलग अलग रूप में गणना करने की जो विधियां हैं, जैसे थोक मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसकी अलग अलग विशेषताएं, क्या उसमें परिवर्तन की बात चल रही है। जैसे अगर हम थोक मूल्य सूचकांक की बात करते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसकी जगह पर अगर हम देखें तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI की बात की जा रही है, यानी उत्पादक मूल्य सूचकांक। तो वो परिवर्तन किस रूप में है, गोलधर कमेटी जो इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, उसकी सिफारिशें क्या क्या हैं। या अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से WPI का जो आधार वर्ष है उसको बदलने को लेकर बात चल रही है, उसके संदर्भ में रमेश चंद कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। तो जो भी इस तरह के परिवर्तन है वो आपको एक तरह से नवीनतम रूप में देखने हैं। तो सैद्धांतिक पक्ष आप पढ़िए कि मुद्रास्फीति क्या है, उसके कारण क्या है, दूर करने के उपाय क्या हैं, लेकिन समसामयिकी में, करंट में, वर्तमान में उसमें क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं उससे जुड़ी ही वो आपको अपडेट करनी है। इस विषय के साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ में प्रमुख रूप से यही तथ्य आपको ध्यान रखना है कि सैद्धांतिक यानी जो स्टैटिक पार्ट होता है, जो स्थिर भाग है, उसको पढ़िए, और उसके साथ में जो उसका करंट है, जो समसामयिकी है, वो आप अपडेट करते रहिए। ये दोनों आपने अगर बैलेंस या संतुलन बना लिया तो आप प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा, आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत समस्याएं नहीं हैं। इसी के साथ अगर हम कराधान की बात करें, आप देखें हमने 2017 में GST के रूप में एक बड़ा सुधार किया, और आज आप देखें तो इसके 5 साल पूरे हो रहे हैं, यानी 2022 में। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो कर सुधारों को लेकर जो स्थितियां चल रही हैं, निगम कर में हमने एक जो कटौती करी उसके प्रभाव क्या हैं, GST के प्रभाव किस रूप में, क्या परिवर्तन हो सकते हैं, क्या उसमें कमियां हैं, क्या कह सकते हैं कि उससे लाभ हुआ है। तो अलग अलग जो पक्ष है वो हमें टैक्सेशन के बारे में पता होने चाहिए कराधान के संदर्भ में, चाहे प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर। साथ साथ बैंकिंग, RBI और NBFC, आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में ये सबसे हमारा महत्वपूर्ण एक टॉपिक रहता है। यहाँ पर प्रमुख रूप से बैंकिंग के अलग अलग पक्ष जो RBI के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जैसे बैंकिंग अगर हम विनियमन अधिनियम 1949 की बात करें, या भारत में आप देखें तो पिछले 1-2 सालों में खास तौर पे अगर हम देखें तो NBFC को लेकर सुधार किया जा रहा है,
और एनबीएफसी को अलग कैटेगरी में डिवाइड करके एक तरह से उनका नियंत्रण अब आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है। या अगर हम बात करें भारत में जो सहकारी बैंक हैं, खासतौर से अगर हम सहकारी बैंकों में बात करते हैं, शहरी क्षेत्र के जो सहकारी बैंक हैं यानी जिनको हम बोलते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उनमें भी अगर हम देखें तो आरबीआई की तरफ से नियंत्रण बढ़ाया गया है। तो उस तरह के जो भी परिवर्तन है और ख़ास तौर पे जो शहरी क्षेत्र के सहकारी बैंक हैं उनके संदर्भ में जो एनएस विश्वनाथन कमेटी की रिपोर्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बैंकिंग में जो भी नवीन परिवर्तन हो रहे हैं और आरबीआई के साथ जो जुड़े हुए हैं या आरबीआई के द्वारा जो सुधार लाए जा रहे हैं वो आपको प्रमुख रूप से देखने की आवश्यकता है। डिजिटल भुगतान की प्रक्रियाओं को आरबीआई मजबूत कर रहा है और डिजिटल भुगतान में आप देखें यूपीआई की जो सफलता है उसके आधार पर आप देखें अलग अलग तरह के नए तंत्र और बढ़ाए जा रहे हैं जिससे कि डिजिटल भुगतान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो इस रूप में बैंकिंग, आरबीआई और एनबीएफसी का जो भाग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ध्यान रखने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम के अगर हम अगले भाग में देखें तो प्रमुख रूप से राजकोषीय नीति, सरकारी बजट और वित्त आयोग। बजट आप देखें हर साल महत्वपूर्ण आपका रहता है। जैसे वर्तमान में अगर हम देखें तो 2022-23 के संदर्भ में जो भी बजट के अनुमान है वो सरकार 1 फरवरी 2022 के बजट में बता चुकी है। उसके पहले के आंकड़े क्या हैं, बजट में सरकार की कोई नई घोषणा है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब हम राजकोषीय नीति की बात करते हैं तो वो सरकारी बजट के साथ में यानी आम बजट से जुड़ी हुई है। और जब हम बात करते हैं मौद्रिक नीति की तो वो एक तरह से आपके बैंकिंग के साथ में है। तो ये दोनों नीतियां, राजकोषीय नीति यानी बजट के रूप में और मौद्रिक नीति, उनके संदर्भ में अलग अलग जो पक्ष हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम वित्त आयोग की बात करें तो वर्तमान में अगर हम देखें तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लागू है। उसमें अलग अलग क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, क्या उसमें सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिए गए थे और किस पर सिफारिशें 15वें वित्त आयोग के द्वारा दी गई हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है क्योंकि सामान्य तौर पर वित्त आयोग 5 वर्ष की सिफारिशें देता है, लेकिन इसने कुल मिलाकर 6 वर्षों की सिफारिशें दी हैं। पहले 1 वर्ष की रिपोर्ट, उसके बाद 5 वर्ष की एक रिपोर्ट। तो इस रूप में जो अंतर है वो आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी अपवाद, कोई एक्सेप्शन आ जाता है तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ साथ वित्तीय बाजार, आप देखें अभी हाल फिलहाल का ही आंकड़ा है कि अगस्त में एक आंकड़ा सामने आ रहा है कि भारत में अगर हम डीमैट खातों की बात करें तो ये डीमैट खाते 100 मिलियन का एक आंकड़ा पार कर चुके हैं, यानी 10 करोड़ से ज़्यादा भारत में डीमैट खाते हो चुके हैं। तो ये दिखा रहा है कि वित्तीय बाजार में लोगों का एक जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा है। वो चाहे बॉन्ड के रूप में हो, शेयर के रूप में हो, म्यूचुअल फंड के रूप में, लोग ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट खातों के माध्यम से निवेश कर रहे हैं। तो वित्तीय बाजार में अगर लोगों की रुचि बढ़ेगी तो उसके अलग अलग जो पक्ष हैं उनके बारे में चर्चा बढ़ेगी और प्रारंभिक परीक्षा में उससे प्रश्न पूछे जाएं इसकी भी संभावना बढ़ जाती है। साथ साथ योजना के संदर्भ में आप देखें, अगर हम अलग अलग सरकारी योजनाओं की बात करें, जो भी सरकार की तरफ से नई योजनाएं शुरू हो रही हैं, जैसे अगर हाल फिलहाल में देखें तो सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि सरकार एक ऐसी योजना लेकर आ रही है जहां पर भारत में कृषि क्षेत्र में जो रासायनिक खाद है उसके उपयोग को घटाया जाएगा पीएम प्रणाम योजना के माध्यम से, या भारत में जो भी उर्वरक है उसको एक सिंगल भारत ब्रांड नाम से आगे बढ़ाया जाएगा। तो सरकार के जो भी योजना को लेकर या अर्थव्यवस्था में बड़े परिवर्तन होते हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसी के साथ साथ आप ये ध्यान रखें कि योजना में कोई नवीन परिवर्तन हो रहा है या कोई नई योजना आ रही है, पुरानी योजना में कोई सुधार किया जा रहा है, वो सब आपको एक तरह से मालूम होने चाहिए। और कोई भी योजना है तो किस मंत्रालय के द्वारा या किस विभाग के द्वारा एक नोडल एजेंसी के रूप में चलाया जा रहा है, कोई सरकारी संस्था या कोई सरकारी एजेंसी उसके लिए अधिकृत की गई है, वो आपको देखना है। फिर योजना में आपको ये भी देखना है कि योजना सरकारी क्षेत्र की है, मतलब जहां पर सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार दे रही है, या हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी वहां पर केंद्र सरकार एक प्रायोजक यानी सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा, साथ साथ राज्य सरकार भी देगी। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड केंद्र प्रायोजित योजना है या सेंट्रल सेक्टर केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, दोनों अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो दोनों अलग अलग योजनाओं का एक चार्ट बनाकर रखें, क्योंकि कभी कभी आपके विकल्प जब प्रारंभिक परीक्षा में दिए जाते हैं तो किसी योजना में ये पूछा जा सकता है कि ये सेंट्रल सेक्टर की है या ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, केंद्रीय क्षेत्र की या केंद्र प्रायोजित योजना। तो इस तरह का अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर हम WTO की बात करें तो उसकी भूमिका केंद्रीय है, और 2019 से अगर हम WTO में अलग अलग जो विवाद होते हैं अलग अलग देशों के बीच में, उसका एक तरह से समाधान करने के लिए जो तंत्र है वो उपस्थित नहीं है, जिसको हम बोलते हैं अपीलेट बॉडी, यानी एक तरह से अपीली निकाय। तो ये जो अपीलेट बॉडी, अपीली निकाय है, ये एक तरह से सक्रिय नहीं है, अमेरिका के कह सकते हैं विरोध के कारण। लेकिन अब इसको दोबारा एक तरह से आगे बढ़ाने पर बात चल रही है। तो इस तरह का कोई नवीन परिवर्तन होता है, अपीलेट बॉडी WTO में फिर काम करती है, वो आपको ध्यान रखना है।
साथ साथ आप देखें इस समूह में भारत की भागीदारी हो सकती है, लेकिन भारत के द्वारा कुछ इसमें चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं। वो क्या हैं? तो वो हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ध्यान रखना है कि भारत किस रूप में एक तरह से अलग अलग समूहों में भाग ले रहा है या वैश्विक व्यापार में वो किस तरह से अपनी भूमिका को बढ़ा रहा है। जैसे अगर हम पिछले 1 या 1.5 साल में देखें तो कई हमारे जो FTA हैं यानी मुक्त व्यापार समझौते, उनकी हम समीक्षा कर रहे हैं और उनको नए रूप में आगे ला रहे हैं। और कई देशों के साथ हमने इस तरह के व्यापार समझौते हस्ताक्षर भी किए हैं। जैसे UAE की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, UK से हम बातचीत के काफ़ी आगे के दौर में हैं। तो इस तरह के कोई भी समझौते होते हैं वो आपके लिए अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ साथ सब्सिडी एक ऐसा क्षेत्र जहां पर सरकार हमेशा चिंतित रहती है। सरकार चाहती है ये कम से कम रहे, लेकिन जैसी स्थितियां बनती हैं कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम बजट में देखें तो सरकार के द्वारा बहुत स्पष्ट कहा गया था कि उर्वरक के क्षेत्र में जो भी हम सब्सिडी देने वाले हैं, अगर हम बात करते हैं 2022-23 के वित्तीय वर्ष की, तो ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, यानी लगभग ये 1.05 लाख करोड़ के आसपास माना गया था। अब सरकार का अनुमान ये है, क्योंकि आप देखें रूस यूक्रेन का एक युद्ध रहा, उसका परिणाम ये हुआ कि खाद के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े हुए हैं। चाहे यूरिया की बात करें, DAP, MOP की बात करें, हम खाद का बड़े पैमाने पर आयात करते हैं। तो अब माना जा रहा है कि ये जो सरकार का 22-23 के लिए अनुमान था, अब ये आंकड़ा शायद 2 लाख करोड़ से ऊपर जा सकता है। तो इसको रोकने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं? जैसे हमने बात करी कि PM प्रणाम योजना को एक तरह से लागू किया जा रहा है कि रासायनिक खाद का उपयोग घटे, या हम नैनो यूरिया को एक तरह से बढ़ाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की जो भी सरकार की योजनाएं रहती हैं उन पर आपको पैनी नज़र बनाकर रखनी है, जिसके माध्यम से हम अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार भी कर रहे हैं, आयात को घटाने का प्रयास कर रहे हैं, कृषि पर नकारात्मक प्रभाव भी न पड़े और रासायनिक खादों का जो एक तरह से नकारात्मक प्रभाव है वो घटे, जैविक खेती बढ़ावे में आ पाए। ये सारी प्रक्रियाएं सरकार आगे बढ़ा रही है। तो वहाँ पर भी आपको एक तरह से ध्यान रखना है। खासतौर से खाद्य सब्सिडी या अलग अलग जो हमारे ईंधन यानी LPG की बात करें, वहाँ पर जो सब्सिडी है, या बहुत सारी योजनाओं में सरकार ब्याज पर सब्सिडी देती है। तो उस तरह की जितनी भी छूट की योजनाएं हैं वो प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें। साथ साथ सब्सिडी में अलग अलग क्षेत्रों के जो आंकड़े हैं उनमें जो परिवर्तन होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ कृषि का क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हमने कृषि में बात करी कि उर्वरक को लेकर सब्सिडी का बिल बढ़ा हुआ है, तो सरकार कृषि में जैविक खेती का जो भाग है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से सरकार प्रयास कर रही है। इसी के साथ साथ भारत सरकार का प्रयास ये है कि किसानों की आमदनी को दोगुना किया जाए, यानी अशोक दलवई कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से प्रयास ये किए जा रहे हैं कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए आगे प्रयास हो। शांता कुमार कमेटी जो 2015 की रिपोर्ट है उसके कुछ पक्षों को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। या अगर हम बात करें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के माध्यम से जो खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास है। कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार की तरफ से जो MSP दिया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको एक मांग है कि इसको वैधानिक दर्जा दिया जाए, क्योंकि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है अभी तक। और इस रूप में अगर MSP को हम कानूनी दर्जा देते हैं तो अमेरिका जैसे विकसित देश अभी इसका विरोध करते हैं, तो वो स्थिति क्या होगी? तो जो भी अलग अलग पक्ष बनते हैं वो आपको महत्वपूर्ण रूप में ध्यान रखने हैं। उद्योग और सेवा क्षेत्र में वर्तमान में देश की GDP में आप देखें तो सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। तो भारत ने उद्योग और सेवा क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे अगर हम सरकार के MSME के संदर्भ में देखें बातें, तो सरकार MSME को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। MSME के लिए अलग अलग छूट की योजनाएं लागू हैं। MSME के लिए सरकार कोशिश ये कर रही है कि इनके आकार को बढ़ाया जाए। MSME का जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है, अगर हम 2020 में देखें तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में वो परिवर्तित किया गया। और इस रूप में आप देखें वस्तु और सेवा का अंतर अब नहीं है, MSME एक ही माने जाते हैं। केवल अंतर ये रहेगा कितना वहाँ पर अलग अलग उपकरण या जो आप सामान उपयोग कर रहे हैं उत्पादन में उसमें कितना निवेश है या आपका टर्नओवर कितना है, उस आधार पर अंतर है। तो इस रूप में परिवर्तन किया गया है। साथ साथ अगर हम देखें तो कोशिश सरकार की क्या है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो 2005 का कानून है उसमें कुछ सुधार किया जाए, क्योंकि इसके माध्यम से हम विशेष आर्थिक क्षेत्रों को निर्यात और घरेलू बाजार के लिए एक नए कह सकते हैं केंद्र के रूप में उभारना चाहते हैं। क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर भारत सरकार की तरफ से कोशिश ये है कि बाबा कल्याणी जो रिपोर्ट है उसके अलग अलग जो पक्ष हैं वो कहीं ना कहीं लागू किए जाएं। तो अगर वो लागू होंगे तो आप देखेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सुधार किए जाएंगे। साथ साथ भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया या स्टैंड अप इंडिया इस तरह की योजनाएं आगे हैं। तो उद्योग और सेवा क्षेत्र में सरकार जो भी काम कर रही है उसमें किस तरह से परिवर्तन आ रहे हैं उद्योग और सेवा क्षेत्र में, वो आपको ध्यान रखना है। कोई नई योजना आ रही है, नई सरकार की घोषणा, जैसे अगर हम बात करें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की, तो यहाँ पर ये जो उत्पादन की योजना PLI है
इसे घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार आर्थिक सहायता देने में उपयोग कर रही है। उसमें सरकार ने अभी घोषणा करी है कि सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सरकार 19,000 करोड़ से ज़्यादा सहायता यहाँ पर देगी। तो अलग अलग जो 14 क्षेत्र हैं उनमें सरकार उत्पादन को घरेलू स्तर पर बढ़ाने के लिए PLI योजना के माध्यम से सहायता दे रही है। तो उसके अलग अलग पक्ष आपको पता होने चाहिए। निवेश मॉडल की अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से हमने जो चर्चा करी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में, या अगर हम बात करते हैं NIMJ के रूप में, तो जो भी इस तरह के अलग अलग तंत्र हैं जो उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं उसमें किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। साथ साथ अगर हम बात करें FDI की या अगर हम बात करें FPI की, तो निवेश के अलग अलग जो साधन है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। PI नोट्स की बात करें या ADR GDR की बात करें जो एक तरह से आपके निवेश के लिए उपयोग किए जाते हैं, या अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ECB, इसके माध्यम से आप देखें, या अलग अलग रूप में आप देखें कि बॉन्ड जारी करके, जैसे मसाला बॉन्ड है, ग्रीन बॉन्ड है, ब्लू बॉन्ड है वित्त बाजार के साधन, लेकिन इन्हें सामान्य तौर पर विदेशी बाजार में जारी किया जा रहा है। तो इस तरह के निवेश प्राप्त करने के जो अलग अलग तंत्र हैं वो आपको पता होने चाहिए। साथ साथ आधारभूत ढांचे में स्थितियों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और वहाँ पर जो भी एक तरह से विकास हो रहा है, चाहे सड़क परिवहन में हो रहा है, बिजली उत्पादन में, वो तेज़ी से हो पाए, सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से गति शक्ति मास्टर प्लान के माध्यम से काम किया जा रहा है। यानी अलग अलग जो मंत्रालय विभाग है उनको एकीकृत किया जाए, जिससे कि किसी भी परियोजना को लेकर आपस में कोई टकराव की स्थिति ना पाए और परियोजनाएं समय पर पूरा हों। और साथ साथ अगर हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करें, जहां पर 100 लाख करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं हैं, उनको पूरा करने में गति शक्ति मास्टर प्लान का प्रमुख एक भूमिका मानी जा रही है। इसी के साथ साथ देखें, अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की घोषणा की गई है। यानी लॉजिस्टिक्स में हम देश की अर्थव्यवस्था में देखें तो GDP का 12 से 15% खर्च करते हैं और विकसित देशों में ये इकाई अंकों में है। तो सरकार की कोशिश ये है कि लॉजिस्टिक्स में जो हम 12 से 15% खर्च कर रहे हैं वो हम 7 से 8% के आसपास ले आएँ। इसके लिए यह जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति है काफ़ी सहायता करेगी। तो जब भी इस तरह की कोई नई नीति आती है उससे क्या परिवर्तन होंगे, क्या प्रभाव होंगे, वो आप ध्यान रखें। समावेशी विकास की अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से समावेशी विकास का जो भाग है उसका एक तरह से उपयोग आप देखें कि अर्थव्यवस्था में जितना भी हम विकास कर रहे हैं सभी समावेशी विकास है। वो चाहे कृषि को हम बढ़ा रहे हैं, बैंकिंग क्षेत्र को विस्तारित कर रहे हैं, रोजगार की संख्या बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, कौशल विकास को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हम नवीकरणीय ऊर्जा पर काम कर रहे हैं, सब एक तरह से समावेशी विकास का भाग है। तो इस रूप में अलग अलग जो प्रयास किए जा रहे हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। और अंत में अगर हम देखें तो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे WTO है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, या अलग अलग जो समूह एक तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय रूप में व्यापारिक गठबंधन के रूप में सामने आ रहे हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। तो ये अलग अलग कह सकते हैं पाठ्यक्रम का भाग है जो प्रारंभिक परीक्षा में आपको ध्यान रखना है। जिस पाठ्यक्रम की हमने चर्चा करी उस पाठ्यक्रम को आप पढ़ें, सैद्धांतिक पक्ष और करंट अफेयर के साथ साथ अपडेट करते रहें, तो आप एक तरह से देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग प्रश्न हैं प्रारंभिक परीक्षा में वो आपसे एक भी नहीं छूटेंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपको करंट अफेयर के साथ में उसे अपडेट करना है। तो जो हम कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्व इतना अधिक है और एक हमने पाठ्यक्रम की चर्चा करी, तो हम उसका अध्ययन कैसे करेंगे, तब हमारे सामने अध्ययन सामग्री को लेकर अलग अलग जो विकल्प हैं वो सामने आते हैं। अध्ययन सामग्री के संदर्भ में आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आप किसी भी तरह की एक संस्थान की जो पुस्तक है या किसी एक प्रकाशन की जो पुस्तक है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में पढ़ सकते हैं। कोशिश ये करें किसी एक ही पुस्तक को आधार बनाएं। ऐसा ना हो कि अलग अलग 3-4 पुस्तकों को आप पढ़ें। कोशिश करें एक पुस्तक को 4 बार पढ़ने की, बजाय इसके कि 4 या 5 पुस्तकों को एक बार आप पढ़ें। तो इसीलिए किसी भी एक पुस्तक को यहाँ पर आधार आप बना सकते हैं, वो आपके लिए पर्याप्त रहेगी। आपके अध्ययन के लिए दूसरा बड़ा आधार ये हो सकता है NCERT पुस्तकों की अगर हम बात करें तो अगर आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा कह सकते हैं आधार कमजोर है, आपको लगता है सैद्धांतिक पक्षों को समझने में आपको थोड़ी समस्या आती है, तो मेरी सलाह है कि आप NCERT की पुस्तकों का एक सहारा लें और इसमें कक्षा 12 की जो समष्टि अर्थशास्त्र की NCERT है वो आप पढ़ें। व्यष्टि अर्थशास्त्र आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसमें से कुछ छोटे तथ्य आते हैं जो आप कहीं से भी किसी भी सामान्य जो पुस्तक होती है वहाँ से पढ़ सकते हैं। उतना डिटेल में जितना 12th की NCERT में दिया गया है आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ साथ 11वीं कक्षा में आप देखें भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, उसको आप पढ़ें। क्लास 10th की अगर हम देखें आर्थिक विकास की समझ, और साथ साथ क्लास 9th में जो भी हमारी इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था की पुस्तक है उसका आप अध्ययन करें। NCERT का अध्ययन करने के बाद आपको एक आधारभूत समझ विषय की मिल जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो किसी भी प्रकाशन की पुस्तक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अर्थव्यवस्था में सैद्धांतिक पक्षों की एक मजबूती मिलेगी। और फिर आपका काम क्या है, आप इसे करंट अफेयर के साथ अपडेट करें। तो करंट अफेयर के लिए आपके पास क्या क्या साधन हो सकते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण साधन आपके लिए अखबार हो सकते हैं, अलग अलग समाचार पत्र हो सकते हैं।
और यहाँ पर आप द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं। दोनों ही अपने कह सकते हैं महत्व में एक तरह से स्थान बराबर रखते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ योजना कुरुक्षेत्र जो मैगजीन है वो आप देखें, क्योंकि सरकारी प्रकाशन है, जो भी अलग अलग अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहे होते हैं वो सामान्य तौर पर यहाँ पर दिए रहते हैं, तो वो आसानी से आपको करंट अफेयर में अपडेट करता रहेगा। साथ साथ बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, ये दो जो आंकड़े रहते हैं जो हर वर्ष आपके बजट और उसके पहले एक तरह से प्रकाशित हो रहे होते हैं, वो आप ध्यान रखें। इनके संदर्भ में आप डिटेल में एक तरह से अध्ययन करें, क्योंकि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में आपको ये प्रश्न के रूप में अवश्य मिलते हैं। साथ साथ यहाँ से बहुत सारे उदाहरण या ग्राफ आपको मिलेंगे जो आपकी मुख्य परीक्षा में भी आगे मदद करते हैं। इसी के साथ साथ इंडिया ईयरबुक, इंडिया ईयरबुक में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे तथ्य या सरकारी योजनाएं होती हैं जिनके संदर्भ में सामान्य तौर पर हम शायद अखबार में या अन्य जगह पर बातों को छोड़ देते हैं, तो वो एकत्र रूप में आपको एक जगह मिल जाता है। तो इंडिया ईयरबुक में जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अलग अलग भाग हैं उनका अध्ययन विशेष रूप में आप करें और प्रारंभिक परीक्षा में इसका आपको लाभ मिलेगा। तो अभी हमने जो चर्चा करी उसमें हमने यही एक बात करी कि सैद्धांतिक पक्षों के साथ में आपको प्रमुख रूप से करंट अफेयर को अपडेट करना है। यहाँ पर हम कुछ उदाहरणों के साथ में उन प्रश्नों को देखेंगे जो यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए हैं, और उस आधार पर आपको एक अनुमान मिलेगा कि ये जो प्रश्न है वो किस तरह से करंट अफेयर के साथ काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं, और साथ साथ स्टैटिक या जो स्थिर भाग है, जो सैद्धांतिक पक्ष है, उसमें भी इसका एक जुड़ाव दिखता है। जैसे अगर हम यहाँ पर प्रश्न को देखें जो 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में ही पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। देखिए, अमेरिका में जो केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व, उसने अमेरिका में जो मुद्रास्फीति है, और जैसा मैंने आपको बताया 40 वर्ष में सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति है अमेरिका में, तो मुद्रास्फीति को जो आपको घटाना है तो आपको ब्याज दर कहीं ना कहीं बढ़ानी पड़ती है। तो अमेरिका में जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो वहाँ पर निवेश पर लाभ बढ़ जाता है, और इसके कारण आप देखें भारत से बड़े पैमाने पर जो निवेशक हैं वो अपने रुपए को डॉलर में बदलकर भारत की अर्थव्यवस्था से बाहर जा रहे हैं। तो जब भी अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी आप विकासशील देशों से पूंजी का एक पलायन देखेंगे, क्योंकि भारत विकासशील देश के रूप में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश प्राप्त करता है, तो यहाँ से पलायन काफ़ी तेज हुआ है, और ये बिल्कुल सही कथन है। तो पहला कथन यहाँ पर सत्य है। तो आप देखें यहाँ पर हम एक तरह से मुद्रा नीति के बारे में बात कर रहे हैं, और ये हर देश में है। जैसे आप देखें तो अमेरिका ही नहीं, भारत में भी ब्याज दरें लगातार बढ़ाई गई हैं। रेपो दर को हम देखें तो 4% जो 2020 में लगातार बनी रही है, अब बढ़ाकर इसको 5.4 के स्तर तक लाया गया है। तो हमारे यहाँ भी मुद्रास्फीति है, उसको नियंत्रित करने के लिए हम ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अमेरिका निवेश का सबसे आकर्षक एक जगह मानी जाती है, तो हमारे यहाँ से निवेश बड़ी संख्या में पलायन करके अमेरिका पहुँच रहा है। तो पहला प्रभाव हम बिल्कुल देख रहे हैं। दूसरा, पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। देखिए, प्रमुख रूप से ईसीबी का मतलब क्या है कि भारतीय कंपनियां विदेशी बाजार में जाकर ऋण प्राप्त करती हैं, तो वहां पर उनको भुगतान अगर हम देखें तो डॉलर में करना होता है, वो चाहे हम उनके मूलधन की बात करें या हम बात करते हैं उनके इंटरेस्ट या ब्याज को लेकर, सभी उनको क्या करना है, डॉलर में। और अभी हमने बात करी कि बड़ी संख्या में भारत की अर्थव्यवस्था से जो डॉलर है वो बाहर जा रहा है, तो डॉलर जब निकल रहा है तो अर्थव्यवस्था में हो ये रहा है कि अगर हम रुपए के साथ में तुलना करके देखें तो जो एक तरह से अर्थव्यवस्था में डॉलर है वो कम रह गया है तुलनात्मक रूप में। तो डॉलर अगर ज़्यादा निकल रहा है तो डॉलर की कमी है, रुपए की अधिकता है। और मान लीजिए कि जब ये प्रारंभ हुआ था तब $1 हम मान लेते हैं कि ये 70 रुपए का था, लेकिन अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि डॉलर कम ज़्यादा हो गया क्योंकि पूंजी का पलायन हो रहा है अमेरिका में, तो डॉलर कम रुपए ज़्यादा, और ऐसी स्थिति में ज़्यादा रुपए देके आपको डॉलर खरीदना पड़ेगा, यानी हमारा रुपए कमज़ोर होगा, डॉलर मजबूत हो जाएगा। तो हो सकता है कि $1 खरीदने के लिए आपको 80 रुपए तक देना पड़े, और आप देखें डॉलर 80 रुपए के आंकड़े तक पहुंचा भी है। तो ऐसे में हो क्या रहा है, यहाँ पर रुपए कमज़ोर हो रहा है, $1 के लिए आपको 70 की जगह 80 रुपए देना पड़ रहा है। तो आप देखिए, जो भारतीय कंपनियों ने विदेशी बाजार में उधार लिया है यानी बाह्य वाणिज्यिक ऋण ग्रहण, वो एक तरह से क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, क्योंकि आपने $100 लिए थे, तो $100 का 70 के हिसाब से मतलब कितना हुआ, 7,000 रुपये। लेकिन वही अगर मान लीजिए आपको $1,000 वापस करने हैं या $100 वापस करने हैं, तो $100 80 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 8,000। यानी आपके आंकड़े में सीधे आप देखें वृद्धि हो जाती है, ब्याज आपका बढ़ जाएगा क्योंकि आपको ज़्यादा रुपए आप खर्च करने पड़ेंगे। तो दूसरा कथन भी आप देखें तो यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। तो सैद्धांतिक पक्ष क्या है, विनिमय दर को लेकर, विनिमय दर का जो संतुलन है, और करंट अफेयर में क्या है कि जब पलायन हो रहा है पूंजी का, डॉलर की कमी हो रही है, तो रुपए डॉलर में असंतुलन आ रहा है और डॉलर मजबूत होकर रुपए कमजोर हो रहा है। तीसरा कथन,
घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबी से संबंध मुद्रा जोखिम को घटाता है। अभी हमने देखा कि मुद्रा जोखिम बढ़ जाता है, तो यहाँ पर इसका विपरीत कथन लिखा है। और ध्यान रखें कि यहाँ पर घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन मतलब एक तरह से मूल्य में जो गिरावट आ रही है, यानी रुपए जो कमजोर हो रहा है, तो ये जो कहा जा रहा है कि जोखिम को घटाता है, तो अभी हम देख चुके हैं जोखिम बढ़ जाता है। यानी $100 पर जो आपको 7,000 रुपये देना पड़ रहा था, अब उसी 100 पर आपको देना पड़ेगा 8,000 रुपये। तो आपका जोखिम क्या है? बढ़ा हुआ है। तो इस रूप में आपका ब्याज दर का भुगतान भी बढ़ जाएगा। तो दोनों ही जोखिम है, इसीलिए तीसरा कथन यहाँ पर गलत है। 1 और 2 सत्य है, तो उत्तर आपका क्या है? ए। तो ये करंट अफेयर के साथ में जुड़ा हुआ एक तरह से आपका प्रश्न है। दूसरा देखते हैं, भारत में केंद्रीय बैंक का अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में कार्य आमतौर पर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, अंतिम उपाय के ऋणदाता का मतलब होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी अंतिम रूप में आप जहां से ऋण प्राप्त करते हैं। तो सामान्य तौर पर आप देखें, ये जो दर्जा है वो एक तरह से दिया जाता है किसको? आरबीआई को। और ये अगर हम देखें तो अस्थायी संकट वाले बैंकों को तरलता प्रदान करने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि व्यापार और उद्योग निकायों को उधार देना जब अन्य स्रोत से उधार देने में वो विफल हो जाते हैं, तब एक तरह से गलत हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। और व्यापार और उद्योग निकाय पहली बात तो आरबीआई से एक तरह से आप देखें प्रमुख रूप से कि ऋण की स्थितियों में नहीं जाते हैं, वो व्यापारिक बैंक के पास जाएंगे। तो पहला कथन अपने आप गलत हो जाता है। तीसरा, बजटी घाटे के वित्त पोषण के लिए सरकारों को उधार देना, तो ये काम जरूर है, लेकिन अगर आप देखें तो सरकार बाजार से ऋण की स्थितियों में भी जाती है और बड़े पैमाने पर बाजार से ही ऋण लेती है। आरबीआई अंतिम रूप में उपाय है, ऐसा नहीं है। तो जब हम अंतिम उपाय के ऋणदाता की बात करते हैं आरबीआई के लिए, तो ये प्रमुख रूप से अस्थायी संकट वाले बैंकों को तरलता प्रदान करने से जुड़ा हुआ, यानी आपका उत्तर हो जाता है बी। तो यहां पर आप देखें बिल्कुल एक सैद्धांतिक भाग है कि अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक को अगर दर्जा दिया जाता है आरबीआई को, तो क्यों दिया जाता है? तो सैद्धांतिक पक्ष आपका सीधा यहां पर पूछा गया है। एक और प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हम देखते हैं, भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। देखिए, जब हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करते हैं तो ये आरबीआई ने इसको प्रमुख रूप से सेबी के द्वारा एक तरह से निर्धारित किया जाता है। तो उनका विनियमन या उनको रेगुलेट करना सेबी की जिम्मेदारी, ना कि आरबीआई की। तो इस रूप में आप देखें बिल्कुल एक सैद्धांतिक भाग है कि सेबी के अलग अलग काम किस क्षेत्र में है। वैसे सेबी पूंजी बाजार का नियंत्रक है, तो इस रूप में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सेबी के कहीं ना कहीं नियंत्रण में है, न कि आरबीआई के। तो सैद्धांतिक पक्ष है, इस आधार पर पहला कथन गलत। दूसरा, आईसीआरए नाम से जाने जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आप देखें इस तरह का तथ्य फैक्ट है, वो आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग भारत में रेटिंग एजेंसी कौन कौन है। तीसरा, ब्रिकवर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। तीसरा कथन भी सत्य है। तो आप देखें दो आपके एक तरह से करंट के एक इन्फॉर्मेशन है, रेटिंग एजेंसी भारत में कौन कौन सी काम करती हैं। और पहला एक तरह से एक सैद्धांतिक भाग है कि सेबी कौन कौन क्षेत्र में प्रमुख रूप से नियंत्रण कर रहा है। तो इस रूप में आप देखें आपका उत्तर हो जाता है बी, यानी 2 और 3 यहाँ पर आपके विकल्प सत्य हैं। तो इन तीनों प्रश्नों के माध्यम से प्रमुख रूप से हमने यही देखा कि सैद्धांतिक पक्ष को आप मजबूत रखें और करंट अफेयर के साथ अपडेट करें। अंतिम रूप में आप प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों को हल करने की स्थिति में पहुंचेंगे। और इसीलिए हमने जो पाठ्यक्रम अलग अलग प्रश्नों के आधार पर आपके लिए यहाँ पर निर्धारित किया है, उसको आप पूरी तरह से पालन कीजिए और करंट अफेयर के साथ साथ अपडेट करते रहिए। आपको प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक समस्या नहीं होगी। तो आज के सत्र को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रारंभिक परीक्षा की एक सफल रणनीति बनाने में यह हमारी जो पहल है आपको काफ़ी हद तक मदद करेगी। धन्यवाद।